नमस्कार। हिमाचल में बरसात का मौसम आते हुए जितना खतरनाक होता है, जाते हुए उतना ही सुहावना हो जाता है। बरसात के बाद तमाम पहाड़ियों पर हरियाली होती है और हजारों चश्मे फूटे होते हैं, जिनके संगीत में हर कोई बह जाता है। लेकिन आजकल ये काम कोई और कर रहा है। लोगों को अपने उस संगीतमय फव्वारों में भिगोने का काम कोई और शख्स कर रहा है। लोगों का मन लूटने का काम कोई और शख्स कर रहा है। नाम है अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री हमारे साथ इस वक्त। बहुत बहुत स्वागत अनुराग जी। और मंत्रालय तो आपके पास पहले भी था, लेकिन अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है और खासतौर से जो आपके पास डिपार्टमेंट आया सूचना और प्रसारण मंत्रालय का, ये एक तरह से देखा जाए तो पूरी की पूरी सरकार को ही जो है एक तरह से उसकी छवि पेश करने के जो है जिम्मेदारी रहती है। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी उस लिहाज से तो जिम्मेदारी कोई भी हो निभाने पर निर्भर करता है। आभारी हूँ मोदी जी का, जिन्होंने इस लायक समझा है कि उनके लिए, देश के लिए काम कर सकूं और छोटे से राज्य से बड़ी जिम्मेदारी देने का काम किया है। प्रयास रहेगा कि पूरी ताकत के साथ सरकार के नीति कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने का भी, और जो नई इमर्जिंग फील्ड्स हैं सूचना प्रसारण के विभाग में, उनको भी बहुत आवश्यकता आज के समय एड्रेस करने की, वो भी प्रयास रहेगा। और जहाँ तक हिमाचल की बात है, अपने राज्य के लिए हर कोई चाहता है कुछ ना कुछ करे, तो मेरा भी प्रयास रहेगा कि इन दोनों विभागों से कुछ ना कुछ हिमाचल प्रदेश के लिए जरूर किया जाए। हमने कई रैलियां देखी हैं, कई जलसे देखे, कई रोड शो देखे हैं। हम पहला ऐसा रोड शो देख रहे हैं जहां लोग स्वतः आ रहे हैं। होता क्या कि पार्टी ने कोई रैली रखी, कार्यक्रम रखा, लोगों को लाया जाता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि रात के 12-12 बजे तक आपका शेड्यूल, 7-8 बजे तक का आता है और 12-1 बज जाते हैं। ये जो जन समर्थन आपको मिला है, जन आशीर्वाद आपको मिल रहा है, ये तो निश्चित तौर से उस जिम्मेदारी में और बढ़ोतरी करता है। निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश के लोगों के मन में खुशी भी है, क्योंकि उनके ही एक भाई को ये नई जिम्मेदारी मिली है। तो कहीं ना कहीं हिमाचल का जो अपनापन है, हिमाचल के लोगों का, जिन्होंने मुझे लगातार 4 बार सांसद बनाया हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से, और छोटे राज्य से कभी भी किसी को आगे बढ़ने का अवसर मिले, मुझे लगता है वो एक भावना आ ही जाती है, अपनेपन की भी है। और कहीं ना कहीं हर किसी के मन में खुशी है। कोई अपने आप को जोड़ते हैं कि जैसे मुझे नहीं मिली, उनको ही ये मिली। और एक पार्टी के कार्यकर्ताओं तक सीमित नहीं, आपने ठीक कहा। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको मैंने पहली बार देखा, लेकिन वो जितने प्रेम से, प्यार से मिले, वो एक अलग ही भावना थी। कार्यकर्ता तो निश्चित तौर पर भावुक भी होता है, कार्यकर्ता अपना पसीना भी बहाता है किसी नेता को बनाने के लिए, और कार्यकर्ताओं के बीच में से ही हम लोग निकल के आगे आते हैं। तो एक पूरी टीम के रूप में बाकी सब भी काम कर रहे होते हैं। लेकिन जो पार्टी के बाहर के लोगों का एक रवैया देखने को मिला, सकारात्मक और भावनात्मक, ये अपने आप में बहुत अलग था। मेरा भी पिछले 15 साल के सीधे राजनीतिक जीवन का, जो मैं कहूँ चुने प्रतिनिधि के तौर पर, 4 चुनाव भी जीते, प्रदेश में सरकारें भी बनी, गई भी, तब भी शायद इस तरह का वातावरण नज़र नहीं आया जो अब की बार नज़र आया। शांता कुमार जी खुद आए, इतने वरिष्ठ नेता का आना जो है कई मायने रखता है। निश्चित तौर पर शांता जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं हिमाचल प्रदेश में, और उनका अपना बहुत अनुभव है राज्य में और केंद्र में भी। मैंने तो उनके घर जाना ही था आशीर्वाद लेने के लिए, लेकिन उनका बड़प्पन था कि स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति के पास ही, स्टैचू के पास ही वहाँ पर आए, वहाँ पर आशीर्वाद दिया। बहुत अपनापन था, भावुक भी थे। और मैंने कहा भी उनसे कि मैंने तो आपके पास स्वयं आना था, मैं कहा नहीं, मुझे ही तुम यहाँ। तो कहीं ना कहीं जो बुजुर्गों में हमारे संस्कार हैं और अपनापन कि कोई आगे बढ़ा है, तो उसको किस दृष्टि से करके दिखाना है, तो मुझे लगता है बहुत सीखने वाली बातें भी इन बड़े नेताओं से। बीजेपी की जो सरकारों की अगर हम बात करें तो शांता जी पानी वाले मुख्यमंत्री, धूमल जी सड़कों वाले मुख्यमंत्री। सड़कें और पानी दो मुख्य समस्याएं पहाड़ की रहती थी और इसकी वजह से ब्रेन ड्रेन होता था यहाँ से। ये ऑलमोस्ट अब सॉल्व है। अब पहाड़ एक्सपेक्ट कर रहा है कि रेल, जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, और बाई एयर कुछ ज़्यादा हो। तो अनुराग ठाकुर उस दृष्टि से हिमाचल को क्या जो है देने जा रहे हैं? देखिए, अभी तक नंगल ऊना तलवाड़ा रेलवे लाइन, उसको पूरा करवाने का काम भी किया, जो हमारे हिमाचल का हिस्सा है।
दबाव बनाकर अब पड़ोसी राज्य में भी जो ज़मीन अधिग्रहण होना था वो भी करने का काम किया। भानुपल्ली बिलासपुर मनाली लेह रेलवे लाइन, इसमें भी काम किया ताकि पहले वाले जो 20 किलोमीटर उसका ज़मीन अधिग्रहण हो गया, निर्माण कार्य शुरू हो गया। अगले 28 किलोमीटर का भूमि अधिग्रहण का कार्य जारी है। तो दो तो सीधे तौर पे जुड़ रहे हैं। तीसरा ऊना हमीरपुर है, जहाँ तक उसका सर्वे बहुत जल्दी पूरा हो गया था, बहुत रिकॉर्ड समय के अंदर पूरा हुआ। लेकिन उसमें जो केंद्र सरकार की ओर से एक लिख कर दिया गया था, प्रदेश सरकार से पूछा गया था कि आप इसमें कितनी % हिस्सेदारी देंगे, तो हिमाचल की सरकार का जवाब गया था कि उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं कि आज कोई योगदान कर पाए। तो उसके बाद अभी बात वहीं पर लटकी है कि किसकी कितनी हिस्सेदारी इसकी संभावना है कि ये हिस्सा भी केंद्र से दिलवा दिया जाए। बाकी राज्यों में 50-50% दोनों को देना पड़ता है, 50% केंद्र, 50% राज्य देता है। तो उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश क्योंकि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस भी है, लेकिन रेलवे में वो नहीं आता है, इसलिए इसका कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा राज्यों को भी और केंद्र को मिलकर। दो सरकारों के बीच का विषय है। टू बी वेरी स्पेसिफिक, अटल जी और धूमल जी की जोड़ी ने रोहतांग टनल दी। मोदी जी और अनुराग जी की जोड़ी से लोग जो हैं वो लेह वाली लाइन को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल करेंगे, और मोदी जी की प्राथमिकताओं में है कि किस तरह से हमें बॉर्डर तक रेलवे लाइन देनी है। और देखिए, कश्मीर घाटी में भी देने का काम किया। जब मैं डीडीसी के चुनाव में था तब भी वहाँ पर वो रेलवे लाइन का काम जैसे देखा गया, वो अपने आप में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है। कठिन परिस्थितियाँ होती हैं, टनल्स बननी, बहुत लंबे लंबे पुल बनने, समय बहुत लगता है, लेकिन फिर भी समय भी संसाधन दोनों ही चाहिए, लेकिन वो हो रहा है। और यहाँ पर भी मनाली लेह रेलवे लाइन के लिए भानुपल्ली बिलासपुर तक जब आएगी उसके आगे और गति दी जाएगी। आपने कश्मीर की बात की अनुराग जी, तो मुझे याद आया कि आपका लंबे समय से वहाँ से जुड़ाव है। आप वहाँ ग्राउंड लेवल पे चुनाव लड़वाया आपने वहाँ पे। उस ज़माने में जब कोई वैसे जाने की नहीं सोचता था, आप तिरंगा यात्रा आपने निकाली थी और बहुत ज़्यादा उसको जो है समर्थन मिला था लोगों का। अभी कश्मीर को नए सिरे से रीबिल्ड करना है और वहाँ पे कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है वो एक तरह से हाईजैक्ड है और लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें ही मिलती हैं जो उनका एक तरह से जो है माइंड वे और ब्रेन वॉश करती हैं। उस लिहाज से सूचना प्रसारण मंत्रालय बहुत अहम हो जाता है वहाँ पे, चाहे वो लद्दाख का नया यूनियन टेरिटरी हो, चाहे नया कश्मीर हो। तो किस तरह से हम वहाँ पे सेटअप जो है देखेंगे, चाहे वो आपके दूरदर्शन का हो या बाकी चीज़ों का हो? आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। स्टेक होल्डर्स की इन्वॉल्वमेंट होनी बहुत ज़रूरी है, और कश्मीर के युवाओं की, जम्मू के, लद्दाख के युवाओं की वहाँ भागीदारी होनी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो खेलों में हो, कला संस्कृति में हो, या जो युवा कार्यक्रम हैं उनके माध्यम से भी उनकी बहुत उसमें जुड़ाव हो सकता है। उसके माध्यम से न केवल उनको जुड़ने का मौका मिलेगा, उनकी कला संस्कृति को पूरे देश को दिखाने का, वहाँ के प्रतिभाशाली युवाओं को आगे बढ़ाने का, और खेलों में भी वहाँ पर एक बहुत अलग तरह का रंग दिखता है। और मोदी सरकार ने वहाँ पर हर जिले में स्टेडियम बनाने का काम किया है, आगे और काम कर रहे हैं। थोड़ा आपके मंत्रालय की ओर कहते हैं, कोविड में सबका नुकसान हुआ है, चाहे वो सरकार ही क्यों ना हो, चाहे आम आदमी क्यों ना हो। मीडिया इंडस्ट्री भी इससे अछूती नहीं है। मीडिया की समस्याएं अब तक आपके सामने अलग अलग प्लेटफॉर्म से आएंगी। कोई एक बड़ी प्लानिंग इस लिहाज से, ताकि ये जो इंडस्ट्री एक तरह से लड़खड़ा रही है वो? देखिए, हमने लगभग सभी इंडस्ट्रीज़ के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के माध्यम से पैसा दिया, 3 लाख करोड़ रुपया। ये देश भर के लोगों को बगैर किसी गारंटी, बगैर किसी कोलेट्रल के दिया गया, ताकि उनको लाभ मिल सके। कम ब्याज दर पर दिया गया, 7.25 से 9% की ब्याज दर के बीच में पैसा मिला, और उससे लोगों को बहुत लाभ भी मिला है। अब वापस अर्थव्यवस्था पटरी पर आई है। अगर जीएसटी के कलेक्शन देखें तो लगातार अक्टूबर से लेके अब तक 1 लाख करोड़ से ज़्यादा रही, यहाँ तक कि अप्रैल में तो 1,40,000 करोड़ तक गई। तो एक शुभ संकेत है। शेयर मार्केट को देखें तो वहाँ पर भी ग्राफ ऊपर ही चढ़ रहा है, 56,000 से ज़्यादा था। इंडस्ट्री से बात करें तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ का रिकॉर्ड मुनाफा भी हुआ, लेकिन वहीं पर ऐसा भी है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को दिक्कत भी आई। सेक्टर स्पेसिफिक कई सेक्टर्स बहुत आगे बढ़े, कईयों में दिक्कत भी आई। उसमें से एक मीडिया भी है, टूरिज़्म भी है। मीडिया ये क्योंकि स्पेंडिंग थोड़ी कम कॉर्पोरेट की भी हो जाती है, और टूरिज़्म इसलिए कि शुरू में कोविड की महामारी से डरकर लोग ट्रैवल थोड़ा कम कर पा रहे थे।
लेकिन अब दोनों में ही फ़र्क पड़ा है। आगे फेस्टिवल सीज़न आएगा तो आपका भी सुधार होगा और उससे टूरिज़्म को भी फेस्टिवल सीज़न के दौरान छुट्टियां भी और बाकी भी सब लोग ट्रैवल करते हैं। देश के सूचना प्रसारण मंत्री जो है ओटीटी और ये ट्विटर फेसबुक का जो एक तरह से चला हुआ है, कभी किसी का ट्विटर बंद हो जाता है, कभी किसी का। हम ये तो नहीं आपसे कहते कि उनको आप नियंत्रण में करने के लिए क्या कर रहे हैं, लेकिन उनकी मोनोपोली भी ना हो जाए, इसके लिए जो है कुछ कोई विशेष नीति आने वाली है क्या? देखिए, हर किसी को हमने कहा कि आपके अपने प्रिंसिपल, अपनी गाइडलाइंस होनी चाहिए, उनको आपको फॉलो करना चाहिए और खुद स्वयं को अगर आप रेगुलेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। उसमें भी 3 ऑप्शंस हैं। पहले तो स्वयं ही अपने आप में जो अगर कुछ गलती है तो उसको सुधार लेना चाहिए। फिर उसमें भी उनकी अपनी इंटरनल ही जो अलग-अलग ओटीटी के प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनकी आपस की प्रतिस्पर्धा संस्था चलती के रहती है। है, उसके कारण। तीसरा आता है इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी का, वो अंत में आता है, लेकिन उससे पहले हम उनके ऊपर ही छोड़ते हैं कि वो करें। मान लीजिए किसी सीरियल में कुछ गलत आ गया, तो उसको सुधार करना है तो उनको पहले मौका दिया जाता है, वो करते हैं, अधिकतर लोग करते हैं। कहीं पर नहीं होता तब जाकर उनकी संस्था को, जो उनकी पूरी बॉडी बनी होती है, उसको करने का है। फिर तीसरा में इंटर डिपार्टमेंटल जो सरकारी है, उसके रूप में उसको देखा जाता है। खेल विभाग की ओर को आते हैं। बोनी तो अच्छी हो गई टोक्यो से और अभी लकी चैम हो गए उस लिहाज से देश के लिए, लेकिन अब देश एक्सपेक्ट कर रहा है कि जब भी खेल की बात होती है तो क्रिकेट पे ही जाके चीज़ें ठहर जाती हैं। इसकी ये भी वजह हो सकती है कि हम लोगों ने कभी, या पुरानी जो सरकार है उन्होंने कभी प्रयास नहीं किया बाकी खेलों के लिए। आपके आपको लेकर जो छवि है, क्योंकि आप बीसीसीआई की भी अध्यक्ष हैं, तो लोगों को लगता है कि नहीं क्रिकेट में ज़्यादा जाएंगे, लेकिन बाकी खेलों को उभारने के लिए जैसे कि पैसे की कमी आती है वहाँ पे, हम लोग बाद में पैसा जरूर देते हैं, इसको 2 करोड़ दे दो, इसको ये सरकार दे रही है, उसको दे रही है, लेकिन शुरू में उनकी जो स्टोरीज पढ़ते हैं कि किसी को जो है जाने के लिए, स्टेडियम तक जाने के लिए उसके पास सुविधाएं नहीं है, खाने के लिए, तो उस लिहाज से आपको लगता नहीं कि आमूल चूल जो है खेल पॉलिसी को बदलाव करने की जरूरत है? उसमें आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन ये नीचे से ऊपर तक आने का एक जो दौर है, ये भी कहीं ना कहीं खिलाड़ी को अंदर से बहुत मजबूत बनाता है, इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है। अभी मैं कल का उदाहरण बताता हूँ। शैली सिंह, ये जो वर्ल्ड अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई नैरोबी में, इसमें भारत के लिए रजत पदक जीता है। अगर आप शैली सिंह का बैकग्राउंड देखेंगे तो उनके पिता नहीं है, माँ सिलाई करके कपड़े सिल के आजीविका उसके ऊपर निर्भर है, उसके बावजूद बच्ची ने आगे किया। तो भारत सरकार भी उसमें अपने लगातार प्रयास करती है कि जो हमारे साइट ट्रेनिंग सेंटर्स हैं या हमारे खेलो इंडिया अकेडमीज़ हैं और बाकी सब के माध्यम से उनको ट्रेनिंग करवाती है। उनके रहने का, खाने पीने का सारा उसमें खर्चा किया जाता है। इसी तरह से ही अंजू बॉबी जॉर्ज हमारी पूर्व एथलीट रही, उनके हस्बैंड भी एथलीट हैं, वो भी लॉन्ग जंप में हैं, वो भी उनको ट्रेनिंग करवाते हैं। तो जब मुझसे अंजू बॉबी जॉर्ज मिलने आई तो उन्होंने पहले कहा था कि बहुत अच्छा खेलती हैं, और उस समय उनके हस्बैंड नैरोबी जाने वाले थे 1-2 दिन में, इनकी टीम के साथ जाने वाले थे। तो कहीं ना कहीं किसमें कितने दम है ये कोचेस को पता होता है, कौन कितना सुधार किसमें हो सकता है। तब के आएगा जो ज़्यादा कुंदन है। जी, तो सरकार ने उसमें अलग अलग योजनाएं बनाई हैं। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस राज्य के स्तर पर, जहाँ पर उनको प्रशिक्षण होगा, साइट ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। इसके अलावा हमने टॉप स्कीम, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम की शुरुआत की, जो एलीट एथलीट को उस स्तर पर ट्रेनिंग कराना कि देश विदेश के कोच हों, देश विदेश में ट्रेनिंग करवाना या फिर देश के अंदर अपने कोचेस के कराना, ये सारी उसमें संभावनाएं दे रखी हैं और उसके ऊपर लगभग 90 करोड़ रुपये हमने पिछली बार भी खर्च किया। बात अब दूसरे खेल की करते ले, सियासत के खेल की। सूचना प्रसारण मंत्री जन आशीर्वाद यात्रा पे हैं, खेल मंत्री जन आशीर्वाद यात्रा पे हैं, लेकिन जो समर्थन मिल रहा है उसके चलते कुछ लोगों को लग रहा है कि ये इसके कुछ और मायने भी उसने कि ये केंद्र का जो हाईकमान है शायद ये टो ले रहा है अलग अलग जगहों पे कि कौन से नेता भविष्य में जो है कहाँ उनको जगह दी जानी चाहिए। तो इसको लेकर काफ़ी चर्चाएं कि अनुराग जी अब हिमाचल में, उस लिहाज से देखा जा रहा है इन चीज़ों को। नहीं, देखिए, मैं तो नई जिम्मेदारी मिली उसके चलते, पार्टी का कार्यक्रम था जन आशीर्वाद यात्रा, उसके अंतर्गत ही यहाँ पर आया हूँ। और सभी मंत्री जिनको या तो नई जिम्मेदारी मिली या जो पहली बार मंत्री बने, उनको अपने अपने क्षेत्रों में वापस जाना था। अपने लोकसभा क्षेत्र के अलावा भी बाकियों में जाने की व्यवस्था वहाँ पर बनी थी।
इसको मुझे लगता है किसी और दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हर किसी के पास अपनी अपनी जिम्मेदारी तय है, हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। और फिर क्यों नहीं प्रदेश के लोगों का धन्यवाद करता। जब प्रदेश से इतना प्यार मान सम्मान मिला है तो मन में ये भी था पहले अपने संसदीय क्षेत्र आता, लेकिन पार्टी ने तय किया कि पूरे प्रदेश में जाना है, तो मैं सारे प्रदेश के चारों लोकसभा क्षेत्रों में गया। पाँचों दिन, आज 5वां दिन है। 623 किलोमीटर की ये यात्रा लगभग 38 विधानसभा क्षेत्रों को टच करके जाएगी। लेकिन विधानसभा क्षेत्र तो अलग बात है, उतने रहेंगे जितना तय किया गया कि रूट है। लेकिन लोगों के दिल से जो दुआएं मिली, ये दिल की दुआएं बहुत काम मेरे आएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक बहुत अपनापन था। बुजुर्ग भावुक थे, नौजवानों में जोश था, महिलाओं के चेहरे पे मुस्कुराहट थी, एक अलग सा वातावरण था कुल मिलाकर। बच्चे भी घंटों इंतजार कर रहे थे पुष्प लेके बच्चे हाथ में। भी, और कई बार तो कई उदाहरण है जहाँ पे रात को 11:15 मंडी जाते हुए रास्ते में हाईवे पे हम लोग चल रहे थे, तो एक घर के बाहर कुछ लोग खड़े, तो मैंने देखा बच्चे भी खड़े। मैंने जैसे ही ब्रेक मारी तो वो तो बच्चे ही नारे लगाते लगाते गाड़ी की और आगे। तो अपने आप में फिर आपको और प्रेरणा देता है कि अगर लोग आपसे इतना जुड़े हैं, आपको इतना चाहते हैं, तो आपको और मेहनत अपने प्रदेश के लिए और देश के लिए करनी। अनुराग जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा। आप आए, लोगों ने दिल खोल के आशीर्वाद दिया, यहाँ से एक फीडबैक भी हाईकमान चाह रहा होगा। अनुराग जी मोदी जी के लिए यहाँ से कैसे चले जाएंगे, क्योंकि मोदी जी को भी हिमाचल का ही मानते हैं हम लोग तो, और वो भी मानते हैं कि हिमाचल से हैं, और एक तरफ से बहुत दबाव भी रहता है इस लिहाज से कि नड्डा जी यहाँ से हैं, मोदी जी यहाँ से हैं, आप हैं, जयराम जी हैं, तो रहता ही होगा निश्चित तौर से। लेकिन यहाँ से आप क्या फीडबैक लेके जाएंगे, ये मैं जानना चाहता हूँ। मैं तो जो प्यार समेट कर लेकर जा रहा हूँ यहाँ हिमाचल की जनता का, यही मोदी जी को बताने वाला हूँ कि ये ऐसा मौका मिला है देश की सेवा करने का, लेकिन साथ ही साथ प्रदेश के लोगों ने जो झोलियां भर भर के धन्यवाद किया है मोदी जी का, जो दिल से दुआएं दी हैं, वो वापस मोदी जी तक पहुंचाऊंगा कि हिमाचल के लोग आपको बहुत प्यार करते हैं। और यहाँ से मुझे जिम्मेदारी देने पर आप समझ लीजिए पूरे हिमाचल प्रदेश को देश में एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, उसके लिए मोदी जी का बहुत धन्यवाद। तो अनुराग जी का साफ कहना है कि आशीर्वाद लेने आया हूं और प्यार लेके जाऊंगा, और मोदी जी को बताऊंगा कि हिमाचल आपको कितना चाहता है, और हिमाचल की पूरी जनता जो है वो दल से ऊपर उठकर भी उनके साथ है। अनुराग जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं नई जिम्मेदारी के लिए।